Good evening students, my name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. So students, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपने 11th के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं आज इस वीडियो में आपका एक नया टॉपिक जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 में है। आप सबको पता है कि आपका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण। तो उसी चैप्टर को आज मैं इस सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैप्टर के कई वीडियोस बनने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश मैं करूंगा वन बाय वन अपने अगले वीडियोस में। लास्ट के वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 को मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करके, तो वो वीडियोस जरूर देख लें। उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ज़रूर से उन्हें चेक कर लें ताकि चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाए। और अब इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया क्लासिफिकेशन को करने में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अलग अलग तरीके के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिए गए हैं उनके बारे में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा 5 किंगडम सिस्टम है जिस पर हमारा फोकस होगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे हिंदी में हम कह रहे हैं जीवों का वर्गीकरण, इसका क्या मतलब है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हजारों लाखों प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या होने की वजह से वैज्ञानिकों को इनका अलग अलग अध्ययन करने में बहुत ही असुविधा होती थी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया, और जिनके एक जैसे लक्षण होते थे उनको अलग अलग समूहों में बांट दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक क्लासिफिकेशन मेंटेन हो गया जिससे हम जीवों को सरलता से पहचान सकते हैं, उनका सरलता से अध्ययन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आइए ध्यान देते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जीवों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा साइंटिस्ट ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैज्ञानिक सजीवों को अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। ग्रुप का मतलब है यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटने से। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जीवों का वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हो गई जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा सभी जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। ओके, विच आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ सिमिलर दे आर। और ये जो क्लासिफिकेशन इनका किया जाता है जीवों का, इन्हें अलग अलग बांटा जाता है, ये किस बेस पर बांटा जाता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन आपस में कितना मिलता जुलता है, मतलब आपस में वो कितना सिमिलर हैं। जैसे सारे सिमिलर जंतुओं को एक साथ रखने का एक तरीका है क्लासिफिकेशन में, तो उनके समानताओं के आधार पर वैज्ञानिकों ने उनको अलग अलग बांटा है, और यही प्रक्रिया कहलाती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद आइए हम आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, कहाँ से शुरू हुआ ये क्लासिफिकेशन? तो आपको बता दूं कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया, यहाँ पर आप देखना शुरू करें, अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है एरिस्टोटल का। तो एरिस्टोटल, जिन्हें हम लोग अरस्तु के नाम से जान रहे हैं, तो अरस्तु जो थे उन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया। जैसा कि आपको पता है, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने एनिमल्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया था। तो एनिमल्स का जो पहला क्लासिफिकेशन था वो एरिस्टोटल का दिया हुआ था। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स फर्स्ट, सबसे पहले अरस्तु ने वर्गीकरण दिया इन हिज बुक, और उन्होंने एक बुक लिखी थी इसके लिए जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। तो हिस्टोरिया एनिमलियम में एरिस्टोटल ने एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया, और इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। पहले ग्रुप का नाम रखा था इनाइमा और दूसरे ग्रुप का नाम था एनाइमा। इनाइमा में उन्होंने ऐसे एनिमल्स को रखा, एनिमल्स विद रेड ब्लड, जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड का कलर कैसा था? रेड था। और इसमें सारे वर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स यानी हड्डी वाले जंतुओं को रखा। सारे हड्डी वाले जंतुओं को, आपको पता है कि जो कॉर्डेटा होते हैं उनके ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो जो भी एनिमल्स थे रेड ब्लड वाले, उन्हें इन्होंने इनाइमा में रख दिया। और दूसरा ग्रुप जो इन्होंने बनाया एनाइमा, ए का मतलब एब्सेंट, एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड का कलर रेड नहीं होता। जैसे कि आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा कि कई सारे फाइलम हमने पढ़े, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज,
एनलेडा, ऑर्थ्रोपोडा। तो इनमें क्या था, ये जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, बिना हड्डी वाले जंतु, इनके बॉडी का कलर जो था, ब्लड का कलर जो था, वो रेड नहीं था। तो इन आइमा में इन्होंने नॉन कॉर्डेट्स को रखा, बिना हड्डी वाले जंतुओं को जनरली, और इन आइमा में ऐसे एनिमल्स को रखा जिनके ब्लड का कलर रेड हुआ करता था। तो ये जो क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटल का, वो सबसे पहला क्लासिफिकेशन माना गया और इसीलिए इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि एरिस्टोटल के ही एक शिष्य थे, एरिस्टोटल और प्लूटो के, जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही क्लासिफाइड और ही डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो थियोफ्रास्टस ने प्लांट्स को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। हर्ब का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनमें लकड़ी नहीं होती, जिन्हें हम हिंदी में शाक कहते हैं। तो हर्ब यानी शाक, जैसे आपने देखा होगा पी प्लांट, मटर का पौधा, मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, तो ये सब हर्ब होते हैं। श्रब, श्रब का मतलब ऐसे छोटे प्लांट जिनमें झाड़ियाँ, हिंदी में क्या कहेंगे, झाड़ी। तो लाइक तुलसी का प्लांट है या फिर हिबिस्कस, गुड़हल का प्लांट है, तो ये क्या कहलाते हैं, श्रब कहलाते हैं। और ट्रीज, ट्रीज तो हम सभी जानते हैं, लाइक मैंगो है, या जो है मैंगो हो गया आपका, ओके स्टूडेंट्स। तो थियोफ्रास्टस ने प्लांट्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया, जिसमें पहली कैटेगरी थी हर्ब यानी शाक, दूसरी श्रब यानी झाड़ी, और तीसरी ट्रीज यानी कि पेड़। तो हर्ब क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनमें वुड यानी लकड़ी नहीं होती, लाइक सरसों का प्लांट है या फिर हमारा मटर का प्लांट है, ये हर्ब हैं। झाड़ी यानी श्रब की बात करें तो तुलसी का पौधा है या फिर गुड़हल का प्लांट है, ये सब क्या होंगे, श्रब होंगे। और ट्रीज की बात करें तो आपको पता है आम, नीम, पीपल, ये सब क्या हैं, ये ट्रीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है कैरोलस लीनियस। ये नाम आप बिल्कुल याद कर लें, पिछले चैप्टर में भी इनके बारे में बात हुई थी और मैंने बताया था आपको कि इन्होंने द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। तो कैरोलस लीनियस ने भी जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसको अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे में 1753 में पब्लिश किया। तो यहाँ पर लिखा है कैरोलस लीनियस, ये इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर 1707 में ये पैदा हुए एंड 1778 में इनकी मृत्यु हो गई। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरे इन 1753। एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन दिया एक सिस्टमेटिक वे में, वो थे कैरोलस लीनियस, और इन्होंने 1753 में अपनी पुस्तक में एनिमल्स के क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन रे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले स्पीशीज शब्द का प्रयोग किया, जाति यानी स्पीशीज। तो लिखा है जॉन रे यूज द वर्ड स्पीशीज फर्स्ट। द टर्म स्पीशीज, जो शब्द स्पीशीज है वो किसके द्वारा यूज किया गया है, जॉन रे के द्वारा यूज किया गया है। तो ये सारी बातें हिस्ट्री की हैं। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशंस की। वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। जैसे पहले 2 किंगडम सिस्टम आया, फिर 3 किंगडम सिस्टम आया, उसके बाद कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए 4 किंगडम सिस्टम आया, और यहाँ के बाद फाइनली एक सिस्टम आया जिसको कहा गया 5 किंगडम सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, आप कह सकते हैं वैलिड है। तो 1 बाय 1 मैं सभी के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 किंगडम सिस्टम, 2 जगत का वर्गीकरण। अब इसे किसने दिया है, काफी पुराना है, एरिस्टोटल, जिनका नाम अभी मैंने यहाँ पर लिया था, अरस्तु, उनके द्वारा दिया गया। ये उनका लाइफ का टाइम लिखा हुआ है। एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन्होंने जो 2 किंगडम सिस्टम दिया उसमें 2 किंगडम बनाए। पहला किंगडम किसके लिए बनाया, एनिमल्स के लिए बनाया, और दूसरा किंगडम किसके लिए बनाया, प्लांट्स के लिए। मतलब इनके अकॉर्डिंग इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा था, जंतु हैं या फिर पौधे हैं। तो चूंकि 2 पार्ट्स थे इसलिए इसको कह दिया 2 किंगडम सिस्टम। पहले किंगडम में क्या रखा, एनिमल्स को रखा, और दूसरे किंगडम में किसको रखा, प्लांट्स को रखा। अब जब इन दोनों का क्लासिफिकेशन हो गया तो अभी भी क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे एनिमल थे जो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिका वाले, और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं वाले। तो उनको एक साथ रखना वैज्ञानिकों को ठीक नहीं लगा। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल, और उन्होंने 1866 में 3 किंगडम सिस्टम दिया। तो 3 किंगडम सिस्टम अर्नेस्ट हैकल ने दिया 1866 में। अब इन्होंने क्या किया कि एरिस्टोटल ने 2 दिए थे, इन्होंने 3 किंगडम बना दिए।
इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए प्लांटी, एनिमल्स के लिए एनिमैलिया, और ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, एक कोशिकीय जीव थे, उनके लिए बना दिया प्रोटिस्टा। तो इस तरीके से प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमैलिया हो गए और ये कहलाया 3 किंगडम सिस्टम। अब क्या प्रॉब्लम थी कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर को तो रख दिया, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आई कि यूनिसेलुलर में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे जिनकी सेल यूकैरियोटिक होती है, जैसे प्रोटोजोआ के मेंबर्स। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये चीज तो ठीक नहीं है, तो इसको दूर करने के लिए कौन आया? 4 किंगडम सिस्टम आया। 4 किंगडम सिस्टम को लेकर आए कोपलैंड नामक वैज्ञानिक 1956 में, और इन्होंने जो 4 किंगडम बनाए वो कौन कौन से थे? पहला था मोनेरा, जिसमें इन्होंने रखा यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक एनिमल्स को। जैसे बैक्टीरिया को कहाँ रखा? मोनेरा में रखा। ब्लू ग्रीन एलगी, नीले हरे शैवाल, इनको भी कहाँ रखा? मोनेरा में रखा, क्योंकि इनकी जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर तो है ही है, साथ ही साथ ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? शॉर्ट में समझ लीजिए, ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सेल ऑर्गेनेल्स भी कई सारे, जैसे गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब नहीं पाए जाते, तो ऐसी सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल थी जिनकी और यूनिसेलुलर थे, वो आ गए मोनेरा में। फिर अगला था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ही थे, मोनेरा में भी यूनिसेलुलर थे, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर थे, लेकिन फर्क क्या था कि प्रोटिस्टा में क्या था कि जो एनिमल्स रखे गए थे वो यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक सेल वाले थे, जैसे अमीबा वगैरह। फिर आया प्लांटी, जैसा कि नाम से क्लियर है, सारे प्लांट्स जितने भी हायर प्लांट्स हैं वो प्लांटी में रख दिए। एंड द लास्ट इज एनिमैलिया, और एनिमल्स को कहाँ रखा? जो मल्टीसेलुलर थे उनको रख दिया इन्होंने एनिमैलिया में। तो इस तरीके से बन गया 4 किंगडम सिस्टम। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि एक छूट रहा था, फंजाई। फंजाई का मतलब कवक। अब कवक को कहाँ सेट किया जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा डेवलप क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम था, इस 5 किंगडम सिस्टम को दिया है R.H. विटकर ने। R.H. विटकर ने ये सिस्टम दिया, और कब दिया? 1969 में दिया। तो 1969 में जो वैज्ञानिक आए, R.H. विटकर, नाम आप याद कर लीजिए, इन्होंने दिया है 5 किंगडम सिस्टम, जिसको मैं यहां पर आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो इनके सिस्टम में जो पहला नाम आता है, जो पहला किंगडम आता है, वो है मोनेरा। दूसरा आता है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमैलिया। तो अब 1 बाय 1 हम जानते हैं। मोनेरा में इन्होंने जिन एनिमल्स को रखा वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे और यूनिसेलुलर थे। मैंने अभी बात की थी प्रोकैरियोटिक सेल की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बैक्टीरिया की सेल बनी है जिसमें आपको ट्रू न्यूक्लियस नहीं दिखाई दे रहा, केवल आपको यहाँ पर ये डीएनए दिख रहा है, कुछ राइबोसोम्स भी दिख रहे हैं, कुछ और भी ऑर्गेनेल्स हैं, बट पूरी तरीके से डेवलप सेल नहीं है इनकी। ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। और चूंकि एक सेल है तो ये यूनिसेलुलर हो गए। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एलगी को इन्होंने कहाँ रख दिया? मोनेरा में रख दिया। फिर आ गया दूसरा किंगडम, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल वाले। आपको पता है कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको हमने फाइलम प्रोटोजोआ में पढ़ा था, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ट्राइपेनोसोमा है। तो ये सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनको कहाँ रखा है? और इनकी सेल भी कैसी होती? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब पूरी तरीके से डेवलप सेल, जिसमें पूरा न्यूक्लियस भी होगा, वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, सारे ऑर्गेनेल भी होंगे। तो उस सेल को हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर को इन्होंने कहाँ रखा? प्रोटिस्टा में। तो एग्जाम्पल अगर बात करें प्रोटिस्टा की, तो आपको पता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आ जाएंगे। फिर अगर बात करें नेक्स्ट की, तो ये फंजाई। फंजाई को नया इंक्लूड किया गया यहाँ पर, तो तीसरा किंगडम बनाया गया फंजाई का। और फंजाई में दुनिया में सारे कवक, जैसे राइजोपस, जैसे हम लोग म्यूकर के नाम से भी जानते हैं, मशरूम, अमेनेटा, कई सारे ऐसे फंजाई हैं, लाइकोपर्डॉन, तो इन सबको कहाँ रख दिया गया? जितने भी फंजाई थे इनको रखा गया किंगडम फंजाई में। और यहाँ पर मैंने एक मशरूम बना दिया। ये जो सेल होगी वो कैसी होगी? यूकैरियोटिक होगी। और ये कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे। तो यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर के लिए क्या बनाया गया? फंजाई किंगडम बनाया गया। अब हम आ गए अगले किंगडम पर, दैट इज प्लांटी। अभी जो प्लांटी है, इसमें सारे हायर प्लांट्स, जितने भी बड़े बड़े पौधे हैं, लाइक आम, नीम, पीपल, बबूल, बरगद, सारे बड़े बड़े प्लांट्स को, एलिगी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, सबको कहाँ रखा है? प्लांटी में रखा है। इनकी सेल भी कैसी होगी? यूकैरियोटिक होगी, और ये भी मल्टीसेलुलर होंगे। और लास्ट में आ गया हमारा आखिरी किंगडम, दैट इज एनिमैलिया।
एनिमलिया किंगडम में हम रखते हैं ऐसे एनिमल्स को जिनकी सेल भी यूकैरियोटिक है और जो मल्टीसेलुलर है। लाइक जितने भी एनिमल्स हम पढ़ते हैं पीछे फाइलम्स में हमने आपको पढ़ाया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा वगैरह में आपको बताया कि जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है, चाहे वो कॉर्डेटा हो या नॉन कॉर्डेटा हो, उन सभी में सेल कैसी होती है, यूकैरियोटिक, और वो मल्टीसेलुलर होते हैं। मैंने यहाँ पर एक रैट बनाकर आपको दिखा दिया। तो ये सारे एनिमल्स कहाँ रखे गए, एनिमलिया में। तो इन शॉर्ट आपने क्या देखा कि विटकर ने पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनके लिए 5 किंगडम बना दिए। इसलिए इस सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया, 5 किंगडम सिस्टम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए, यहाँ पर प्रोटोजोआ के मेंबर्स अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, यहाँ पर सारे फंजाई, कवक आ गए, यहाँ पर सारे हायर प्लांट्स आ गए, और यहाँ पर सारे हायर एनिमल्स आ गए जो कि मल्टी सेलुलर थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है ये बताया, फिर एक हिस्ट्री बताई क्लासिफिकेशन की कि कौन कौन से वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन है, और फिर आपको बताए गए अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि वैज्ञानिकों ने टाइम टाइम पर दिए। और सबसे लास्ट में सबसे स्पेशल सिस्टम जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम गिवन बाय विटकर इन 1969, ये मैंने डिस्क्राइब किया। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 का हमारा पहला लेक्चर था। आगे के लेक्चर्स में मैं इन सभी को डिस्क्राइब करूंगा डिटेल में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया को। तो साथ में जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, कोई भी क्वेश्चन आपका हो, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको रिप्लाई करने की। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी के ऑप्शन में मेरे जाना होगा, और कम्युनिटी ऑप्शन में मैं आपका ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आप नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।